नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 166। ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 10 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7 द गिविंग ट्री से ये वर्कशीट करने वाले हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। डू यू नो यानी कि आप जानते हो, द नेशनल डी वॉर्मिंग डे यानी एक दिन है, क्या नाम है इस दिन का, द नेशनल डी वॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10। यानी कब मनाया जाता है, पूरे भारत में फरवरी 10 को। एवरी ईयर यानी हर साल। विद अ मोप अप डे ऑन February 15। यानी मोप अप डे कौन सा होता है, जिस दिन आप सब कंक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो 10 तारीख को मनाना शुरू करते हैं, 15 को इसे खत्म कर देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे यानी इस दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये दिन मनाने से, क्या होगा। टू इरेडिकेट इंटेस्टिनल वर्म। देखिए इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, इंटेस्टिनल का मतलब होता है जो आपके शरीर में इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनमें जो कीड़े लग जाते हैं कभी कभार, उनको खत्म करना है। किन में लगते हैं कीड़े, अमंग ऑल प्री स्कूल यानी जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं, एंड स्कूल एज चिल्ड्रन यानी जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनमें। थ्रू द प्लेटफॉर्म यानी, और ये दिन कैसे मनाते हैं, थ्रू द प्लेटफॉर्म स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स यानी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो ये दिन मनाते हैं। द बेसिक एम इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पर बेसिकली वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी हेल्थ मिले, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे न्यूट्रिशन यानी उसको सही तरीके से सारे पोषक तत्व मिलते रहें और उसको एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। चलिए अब आगे अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द प्ले द गिविंग ट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है द गिविंग ट्री, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें करने हैं। ये नीचे दिया गया पैसेज पढ़ के, आइए पैसेज पढ़ लेते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत से समय के बाद, द यंग मैन केम बैक, वो जवान आदमी वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड वन, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन उस पेड़ ने उसको पहचान लिया। ट्री ट्री कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड यानी मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन यानी मेरे सेब भी अब जा चुके हैं। तो ये छोटा सा पैराग्राफ हमारे इस स्टोरी से लिया गया है। आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डियर चिल्ड्रन, राइट डाउन द मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडरलाइन देम इन द बुक। यानी आपको क्या करना है, पहले तो ये बताना है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें जो ये कहानी है उसमें किस पेज नंबर पर ये कहानी कि ये लाइनें आई हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीधा सीधा आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, वो स्टोरी को पढ़ते ही नहीं है। बेटा सीधा आंसर लिखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको ये स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। ये आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप स्टोरी पढ़ें, आप उसको समझें और तभी आप ये क्वेश्चंस करें, ठीक है। मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं और से भी आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेन मकसद क्या है, हम ये वर्कशीट्स क्यों करा रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई पूरी होती रहे। सिर्फ इधर से उधर से आंसर देकर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप स्टोरीज को भी जरूर पढ़ें। देखिए मैंने भी आपको स्टोरी पढ़ा रखी है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी स्टोरी पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। ये हमारी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 125 पर है। आपको क्या करना है, इस पेज पर जाकर ये स्टोरी पढ़नी है, ठीक है, और इन लाइनों को अंडरलाइन भी करना है अपनी बुक में, यानी उन लाइनों के नीचे इस तरीके से लाइन डालनी है, ठीक है, जैसे मैं लाइन डालता हूँ पढ़ते समय। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, फिर वो पूछ रहा है वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी जो ट्री था वो कहानी के अंत में खुश क्यों था, ठीक है। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तब आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ जो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आंसर आप लिखेंगे, द ट्री वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज, क्योंकि इवन वेन इट वॉज लेफ्ट विद ओनली अ स्टम्प, यानी जब उसके पास आखिर में सिर्फ क्या रह गया था, एक स्टंप रह गया था, उसका तना भी कट गया था, सब कुछ कट गया था। ही कुड प्रोवाइड हिज फ्रेंड, यानी वो अपने दोस्त को क्या दे सकता था, जो कि अब क्या हो गया था, द ओल्ड मैन
अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रिलैक्स, यानी एक ऐसी जगह दे सकता था जहाँ वो शांति से आराम से बैठ सके और रिलैक्स कर सके। यानी जब उस पेड़ को अपना सब कुछ दे दिया था उस आदमी को, ठीक है, उस और सिर्फ क्या रह गया था, एक स्टंप रह गया था, ठीक है, तो उसने वो तब भी उस अब अपने दोस्त की सहायता कर पाया, उसको जगह दे सका बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, और इसीलिए वो आखिर में भी उसकी मदद करके वो पेड़ खुश था। तो यही यहाँ पर अपना आंसर लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी में वो पूछ रहा है व्हाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस कहानी को, इस प्ले को क्या नाम दिया गया है, द गिविंग ट्री। क्या ये नाम सही है, सही है तो क्यों है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स समथिंग टू द मैन टू मेक हिम हैप्पी। यानी इस कहानी का नाम द गिविंग ट्री इसीलिए सही है क्योंकि जो इसमें जो पेड़ है वो हमेशा ही उस आदमी को कुछ ना कुछ देता रहता ताकि वो उसे खुश रख सकता, जो उसका दोस्त था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट में पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, यानी जो अब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो कहानी का एक स्ट्रक्चर चलता है, एक सीक्वेंस चलता है, एक तरीका चलता है कि पहले एक चीज़ होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है। तो वो कहानी की सीक्वेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो कहानी की सीक्वेंस है। तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस में से कुछ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ उसके बाद हुई, फिर उसके बाद हुई और फिर सबसे बाद में हुई, ठीक है। तो जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इनका मतलब समझेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, नंबर 1 पर हुआ था ये द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू दी बॉय, यानी सबसे पहले उस पेड़ ने उस बच्चे को क्या दिए थे, एप्पल्स दिए थे, सेब दिए थे। फिर क्या हुआ था, फिर यहाँ पर है नंबर 2, फिर द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, यानी जब उस बच्चे की शादी हो गई थी तो उसको घर रहने के लिए घर चाहिए था, तो पेड़ ने उसको क्या दिया, अपनी ब्रांचेस यानी अपनी टहनियाँ काट कर उसको दे दी ताकि वो एक घर बना सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था नंबर 3 पर, द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, यानी ट्री ने उसको अपना तना दे दिया ताकि वो एक बोट बना सके, एक नाव बना सके और उसमें घूमने जा सके, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ था नंबर 4 पर, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, और उसने लास्ट में क्या किया, जब वो सिर्फ एक स्टंप रह गया था तो उसने बूढ़े आदमी को बोला कि अब आके वो अपने उसके स्टंप पर बैठ सकता है, ठीक है। तो ये कहानी का सीक्वेंस रहा था इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो आप अपने आंसर में ये इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 पर हुआ द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, फिर हुआ द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, फिर नंबर 3 पर लिखेंगे द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, और नंबर 4 में इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। तो ये कहानी की सीक्वेंस थी। चलिए आखिरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी पार्ट में वो पूछ रहा है चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स which describe the qualities of the tree in the play the giving tree and write them in the space given below, यानी यहाँ पर कुछ क्वालिटीज लिखी हुई हैं, हमें ये बताना है जो इस कहानी में ट्री था उनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज उस ट्री के अंदर थी, ठीक है। तो जो जो क्वालिटीज होंगी मैं उनको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप वही वर्ड्स अपने आंसर में लिखेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, केयरिंग। क्या ट्री केयरिंग था, हाँ बिल्कुल था, अपने दोस्त के लिए केयरिंग था। फिर है काइंड, क्या वो ट्री काइंड था, हाँ बिल्कुल था, ठीक है। फिर क्या है स्ट्रोंग, क्या वो ट्री स्ट्रोंग था। अब चाहे तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर भी स्ट्रोंग था क्योंकि उसने अपनी टहनियाँ दे दी, फिर उसने अपना तना भी दे दिया जिससे वो एक घर भी बना पाया और एक बोट भी बना पाया, ठीक है। अब क्या वो एनर्जेटिक था, एनर्जेटिक का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो कहानी में ऐसा कुछ नहीं आया कि जिससे हम ट्री को एनर्जेटिक बोल सकें। फिर क्या है शेयरिंग, क्या वो शेयरिंग करता था, हाँ उसने अपना सब कुछ तो बांट ही दिया, तो शेयरिंग तो वो था ही। फिर क्या है स्लीपी, स्लीप यानी जिसको नींद आती रहती है, जो सोता रहता है। तो क्या ट्री ऐसा था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया। फिर है सिक, सिक यानी बीमार, क्या ट्री बीमार था, नहीं। फिर है एक वर्ड जेनरस, ठीक है। जेनरस का क्या मतलब होता है, जो सब कुछ दान में दे दे, ठीक है, यानी आप जो मांगोगे वो उसको दे देगा, ठीक है। तो क्या वो ट्री जेनरस था, हाँ जो भी उस आदमी ने मांगा उसने सब कुछ खुशी खुशी उसको दे दिया। फिर है पोलाइट, यानी पोलाइट कौन होता है, जो जो बिल्कुल शांत स्वभाव से बात करता है। तो क्या ट्री पोलाइट था, हाँ बिल्कुल था, ठीक है। जब भी वो कुछ भी मांगने आता वो खुशी खुशी आराम से उसको सब कुछ दे देता। फिर क्या है टॉकेटिव, टॉकेटिव वो होता है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता रहता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया कहानी में, तो हम टॉकेटिव नहीं लिखेंगे। फिर क्या है ऑनेस्ट,
तो कहानी के हिसाब से कहीं ऑनेस्टी की कोई बात ही नहीं हुई, तो हम यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या है, हेल्पफुल, यानी जो दूसरों की मदद करे। तो क्या ट्री ने उसकी मदद की थी? हमेशा की है, तो हेल्पफुल भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे वर्ड आपको लिखने हैं इस जगह में, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में से पेज नंबर 102 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।